हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी साहब जी, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, तो आज हम लोग एक नया बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम्स को लेके। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिखा जाए। चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बोले या अकाउंटिंग बोले, तो सब अपने सीए इंस्टीट्यूट को ये चैप्टर बड़ा पसंद है। लगभग हर अटेम्प्ट में वो इस चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे के भी कई चैप्टर्स में आपको जो है बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो सीए साहब, हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो तरह की बातें सीखने वाले हैं। पहली चीज जो हम लोग सीखेंगे वो होगी फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स। क्या सीखेंगे? फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स। और दूसरी चीज जो सीखेंगे वो होगी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिटेल डिपार्टमेंट्स। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिटेल डिपार्टमेंट्स, मतलब कि दो तरह के हम लोग डिपार्टमेंट्स की यहां पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स की बातचीत करेंगे और रिटेल डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, चलिए साहब, पहले मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि साहब ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये दो तरह के पाए जाते हैं। वन इज मैन्युफैक्चरिंग, अनदर इज रिटेल। रिटेल स्टोर्स देखे ना आपने, जैसे बिग बाजार है, लाइफ स्टाइल है, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जिसमें हम लोग तरह तरह की चीजें सेल होते हुए वहां पे देखते हैं। आइए पहले चर्चा करें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स की। मामला थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलेगा, इसलिए मेरी बातों को बहुत जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स, सीए साहब, अगर मैं आपसे डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछूं कि आप डिपार्टमेंट से क्या समझते हो, तो आप क्या बताओगे? व्हाट डू मीन बाय डिपार्टमेंट्स? एक अपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट है। अपार्टमेंट्स तो वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है साहब, जिसमें एक सिंगल बिल्डिंग है और इसमें ढेर सारे फ्लैट्स बने हुए, अलग अलग रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, लोग अपने अपने घर में रह रहे हैं। मीन्स बिल्डिंग तो एक है बट उसके कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। सिमिलरली हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू कंप्लीट करते हैं। आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं अपने चारों तरफ, ये सभी चीजें डिपार्टमेंट्स में ही मैन्युफैक्चर होती हैं। तो इन नटशेल अगर बोला है तो डिपार्टमेंट्स मींस एलोकेशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सपोज से कार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब कार की मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा होगा? एक डिपार्टमेंट होगा जहां पे उस कार का जो आउटर है, जो बॉडी पोर्शन जो है, उसकी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। वहां पे जो लेबर लगा हुआ है, वहां पे जो मटेरियल वगैरह जो यूज हो रहा है, वो उस कार के अपने बॉडी से रिलेटेड है। एक डिपार्टमेंट होगा जहां पे कार की वो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। वहां पे उस इंजन से रिलेटेड जितना मटेरियल होता होगा वो सब वहां पे स्टोर करके रखा जाएगा। वहां का जो स्टाफ होगा, जो लेबर होगी, वो सब इंजन बनाने के लिए उनको जानकारी होगी।
एक डिपार्टमेंट होगा जहां पे उस कार में लगने वाले एसी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। ऐसे जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे, एक कोई डिपार्टमेंट होगा जहां पे उस कार की जो अपहोल्स्ट्री है, सीट्स वगैरह हैं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। फिर क्या होता होगा, एक कोई डिपार्टमेंट होगा जहां पे इंजन डिपार्टमेंट इंजन अपने ट्रांसफर करता होगा, वो जो बॉडी बना रहा होगा डिपार्टमेंट वो कार का आउटर पार्ट वो सप्लाई करेगा, एक डिपार्टमेंट वहां पे एसी सप्लाई करेगा। ऐसे एक जगह पे असेंबलिंग हो रही होगी, फिर इसको किसी ना किसी दूसरे डिपार्टमेंट भेजेंगे जहां पे इसकी पेंटिंग हो रही होगी। ऐसे कुल मिला के हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू होते हुए पूरी तरह से फिनिश होगा जाके। हम शूज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब शूज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जहां पे उस शूज के जो लोअर पार्ट है, सोल जिसको आप बोलते हो, अलग अलग साइज अलग अलग डिजाइन की वो सोल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। एक डिपार्टमेंट होगा जहां पे उस शूज का जो अपर पार्ट जो है उसकी अलग अलग साइज की अलग अलग डिजाइन की कटिंग होती होगी। फिर एक डिपार्टमेंट होगा जो उस अपर के ऊपर कुछ हो सकता है डिजाइनिंग वगैरह का काम करता हो। एक डिपार्टमेंट होगा जहां पे ये सारी चीजों की असेंबलिंग की जाती होगी, फिर कहीं पैकेजिंग की जाती होगी एंड फाइनली फिनिश प्रोडक्ट अपना डिस्पैच होता होगा। तो ऐसे जितने भी आइटम्स हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू हम लोग मैन्युफैक्चर करके फिनिश करते हैं और फिर मार्केट में सेल आउट करते हैं। हम क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सपोज हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लीजिए साहब, एक बहुत बड़ी सी इंडस्ट्री है जहां पे क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इट्स अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल कंपनी, ओके। अब यहां पे सपोज मैंने ये अलग अलग 4 डिपार्टमेंट्स ले लिए। से डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी एंड डिपार्टमेंट डी। देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ए में रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल के नाम पे यहां पे क्या आता है, ये लोग कॉटन परचेज करते हैं, रॉ कॉटन। बड़ी बड़ी कॉटन बेल्स होती हैं, वो परचेज होके आती हैं यहां पे, ठीक है। और यहां पे क्लॉथ बन के मार्केट पे सेल होगा। ये प्रोसेस है यहां पे, ये ऐसे समझ लीजिए। अब कॉटन से क्लॉथ बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज डिवाइडेड इनटू सपोज इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट डिपार्टमेंट जो हमारा है, यहां पे जो कॉटन बेल्स आती है जो कि बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं, इस तरह की कॉटन बेल्स हैं, रुई की गांठें जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये बिल्कुल लोहे की स्टील स्ट्रिप से बिल्कुल कस के पैक करके भेजी जाती है, बहुत हैवी होती है ये कॉटन बेल्स। ये कॉटन बेल्स यहां पे आती हैं, फिर यहां पे इसको अनपैक किया जाता है। अभी जो ये कंप्रेस्ड कॉटन है, रॉ कॉटन जो है, इसके अंदर ढेर सारी इम्प्योरिटीज हैं, गंदगी भरी हुई है। तो यहां पे मशीन्स लगी होंगी जिसमें ये रॉ कॉटन डाला जाता होगा, मशीन चलती होगी जो इसके अंदर से इम्प्योरिटीज को बाहर करेगी। यहां पे लेबर लगी हुई है और दुनिया भर के खर्चे हो रहे हैं। अब जो ये कॉटन जो कि बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में था, ये अब बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में आ गया है। तो इसके अंदर की धूल मिट्टी गर्दा जो थी वो सब बाहर करी जा चुकी है। अब यहां से कॉटन अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगा। यहां पे इस कॉटन से क्या करेंगे हम लोग निटिंग का काम करेंगे, थ्रेड्स बनाएंगे। अब यहां पे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होंगी जिसपे इस डिपार्टमेंट से आने वाले कॉटन को हम लोग डालेंगे और इससे थ्रेड्स बन के तैयार हो जाएगा। मींस यहां पे कॉटन की क्लीनिंग का काम हो रहा था, यहां पे इस कॉटन से थ्रेड्स बनाया जा रहा था, ठीक। नाउ थ्रेड्स इज रेडी। ये थ्रेड्स अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां पे निटिंग का काम किया जाएगा। फिर यहां पे मशीन्स लगी होंगी ढेर सारी, जिसमें इस डिपार्टमेंट से आने वाले थ्रेड्स को हम लोग मशीन्स में बिल्कुल इंस्टॉल करेंगे, मशीन चलेगी और इन थ्रेड्स की मदद से हम लोग क्लॉथ बना के तैयार कर देंगे। नाउ प्लेन क्लॉथ इज रेडी, नेटिंग का काम हो गया। फिर ये प्लेन क्लॉथ से इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है जहां पे हो सकता है कुछ डाइंग के, उसकी प्रिंटिंग वगैरह की, डिजाइनिंग का काम किया रहा हो। इस तरह से यहां पे काम किया जाएगा एंड प्रिंटेड कलर्ड क्लॉथ हम लोग मार्केट में सेल करेंगे। समझ में आया? रॉ कॉटन बेल से क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग हमने की अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू। अब यहां पे एक यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर क्या है कि जो इस डिपार्टमेंट का आउटपुट है और से इस डिपार्टमेंट का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो इस डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल की तरह से यूज में लाया जा रहा है। यहां का फिनिश प्रोडक्ट क्या है? क्लीन्ड कॉटन।
इस डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल क्या है? क्लीन्ड कॉटन, जिससे थ्रेड्स बना के तैयार करेंगे। ये डिपार्टमेंट जो कि थ्रेड्स बना के तैयार करता है, इसका फिनिश प्रोडक्ट थ्रेड्स है, जो इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है। इस डिपार्टमेंट का जो इनपुट है रॉ मटेरियल, वो थ्रेड्स हैं, और इसका आउटपुट क्या है? क्लॉथ। इस डिपार्टमेंट का जो इनपुट है वो क्लॉथ है, प्लेन क्लॉथ, और आउटपुट प्रिंटेड क्लॉथ है। तो एक डिपार्टमेंट का आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट के इनपुट की तरह से यूज में आता है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? मींस कुछ इसको ऐसे समझे, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को चीज ट्रांसफर की, जो यहां का जो आउटपुट है वो इस डिपार्टमेंट का इनपुट है। फिर डिपार्टमेंट बी ने अपना आउटपुट डिपार्टमेंट सी को ट्रांसफर किया, मींस बी का जो आउटपुट है वो सी का इनपुट है। डिपार्टमेंट सी ने डिपार्टमेंट डी को चीज ट्रांसफर की, इसका आउटपुट इसका इनपुट है, और फिर उठा के मार्केट में बेच देता है। ये मार्केट में सेल करने का काम ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और ये तो कर ही रहा है। ये भी कर सकता है मार्केट में सेल करने का काम, नहीं कर सकता है? ढेर सारे लोग ऐसे मार्केट में बैठे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्रेड्स परचेज करते होंगे नेटिंग का काम करने के लिए। तो जब लोग मार्केट में थ्रेड्स परचेज करते हैं तो मार्केट में थ्रेड्स कहां से बिकेगा? हम थ्रेड्स बनाते हैं, हम मार्केट में सेल करते हैं। कई सारे लोग मार्केट में ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रिंटिंग का काम करते हैं, और उनको प्रिंटिंग करने के लिए क्लॉथ चाहिए। तो ये जाके ऐसी कई इंडस्ट्रीज होंगी जो प्रिंटिंग का सिर्फ काम करेगी, वो क्लॉथ, प्लेन क्लॉथ परचेज करते हैं। तो हम सब प्लेन क्लॉथ बनाते हैं, ये मार्केट में बेच सकते हैं। सिमिलरली क्लीन्ड कॉटन भी मार्केट में बिक सकता है। एवरीथिंग इज सेलेबल। तो यहां से जब एक डिपार्टमेंट अपना आउटपुट जब दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, तो या तो वो एट कॉस्ट प्राइस ट्रांसफर करे या एट मार्केट प्राइस ट्रांसफर करे। मैं धीरे धीरे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूं। चीजों को सुनते चलिएगा, मजे लेते रहिएगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि जब तक आप इस पूरे प्रोसेस को नहीं समझेंगे तब तक डिपार्टमेंटल अकाउंट्स दिमाग में नहीं बैठने वाला आपके। सब हर डिपार्टमेंट में कुछ खर्चा हो रहा है, मटेरियल आता है, कुछ मशीन्स चल रही होती हैं, लेबर लगी हुई है, तो इसकी अपनी कॉस्ट आती है। से यहां पे कॉस्टिंग आती है जाके चीज की 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल, इसकी आउटपुट की कॉस्ट आती है 100 रुपए। अब डिपार्टमेंट ए अपना आउटपुट या तो एट कॉस्ट प्राइस ट्रांसफर कर दे 100 रुपीज पे, या इसमें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्जिन प्रॉफिट जोड़ के अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करे, से एट मार्केट प्राइस ट्रांसफर करे। तो पहली चीज तो आपको यह पकड़नी है कि एक डिपार्टमेंट अपना आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है। तो जब एक डिपार्टमेंट अपना आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांसफर। यहां पे क्या हो रहे होंगे? इंटरनल ट्रांसफर्स हो रहे होंगे। और इंटरनल ट्रांसफर्स ईदर एट कॉस्ट प्राइस होंगे और एट मार्केट प्राइस। अगर हमारी कॉस्ट 100 रुपए आती है और मैंने चीज 100 की 100 में ही बेच दी, ट्रांसफर कर दी, तो दिस इज ट्रांसफर एट कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर मैंने 100 रुपए पे से 20-25% का मार्जिन लेके आगे चीज को बढ़ाया, से इसने यहां पे से 25 रुपीज का प्रॉफिट जोड़ के इस डिपार्टमेंट को 125 में चीज दी, तो अब अगर 100 रुपए की चीज हम 125 में आगे बढ़ा रहे हैं तो दिस इज ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस। तो जब हमारा इंटरनल ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस होता है तो दिस इज एज गुड एज सेल। मींस हम अपनी 100 रुपए की चीज को चाहते तो मार्केट में 125 में बेच सकते थे, चाहते तो हम अपने दूसरे डिपार्टमेंट को 125 पे दे देते। मतलब जैसे मार्केट में सेल करते हैं वैसे हमने अपने दूसरे डिपार्टमेंट को चीज सेल करी। इस बात को गांठ बांध के पकड़ लीजिएगा। whenever internal transfer is at market price, so this internal transfer is as good as sale to outsiders। ठीक है। फिर जब इस डिपार्टमेंट को चीज मिलती है 125 पे, तो इसके यहां अपने कुछ खर्चे होंगे, सिर्फ 50 रुपीज इसने अपने यहां एक्सपेंसेस के लिए इनकर करे और इसकी कॉस्ट आती जाके 175। अब ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये डिपार्टमेंट इसमें फर्दर से
से 75 रुपीज़ का प्रॉफिट जोड़ के अगले डिपार्टमेंट को ये चीज़ कितने में ट्रांसफर कर रहा है, 175 प्लस 75, 250 में इसने आगे ट्रांसफर कर दी। 75 रुपीज़ का प्रॉफिट इसने ले लिया। इस डिपार्टमेंट के पास से 100 रुपीज़ कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्टिंग आई 350 रुपीज़, और इसने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके इस डिपार्टमेंट को 450 में चीज़ ट्रांसफर कर दी। इस डिपार्टमेंट के पास चीज़ 450 में आती है, से ये खर्चे करता है से 50 रुपीज़ के, 500 कॉस्ट आती है, और मार्केट में इस चीज़ को से ये 600 में बेच देता है। इसने 25 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया है, इसने 75 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया है, इसने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया, एंड फर्दर इसने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट चार्ज किया। 500 रुपीज़ की चीज 600 में मार्केट में बेची है। तो बता सकते हैं कुल मिला के टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है। यहां पे बहुत आसानी से आप बता सकते हैं 25 रुपीज़ का प्रॉफिट यहां पे अर्न किया गया, मीन्स डिपार्टमेंट ए ने 25 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, डिपार्टमेंट बी ने 75 रुपीज़ का प्रॉफिट डिपार्टमेंट सी से चार्ज किया, डिपार्टमेंट सी ने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट डिपार्टमेंट डी से चार्ज किया, एंड डिपार्टमेंट डी ने जब इस चीज को मार्केट में बेचा तो 100 रुपए इसने फिर से कमा लिया। तो इन टोटलिटी कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, 100, 200, 300 रुपीज का प्रॉफिट इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया। इतनी बात समझ में आ रही है। सपोज अगर ये प्रोडक्ट डिपार्टमेंट डी ने मार्केट में बेचा ना होता, ये चीज बिकी ना होती, इसके पास ही पड़ी होती, तो कितना प्रॉफिट अर्न हुआ था इस इंडस्ट्री में, कैलकुलेट करके बताइए कि अगर डिपार्टमेंट डी ने इस प्रोडक्ट को 600 रुपए में मार्केट में ना बेचा होता, इसके पास स्टॉक में पड़ा होता, तो कुल मिला के टोटल कितना प्रॉफिट होता, जो कि बताइए जरा फटाफट से। हाँ जी साहब, कितने का प्रॉफिट होता अगर यहां पे डिपार्टमेंट डी ने चीज को मार्केट में ना बेचा होता? तो सर सिंपल है, तो ये 100 रुपीज का प्रॉफिट ना होता तो फिर 200 रुपीज का प्रॉफिट हो गया होता। अच्छा, मतलब हमारा ही मटेरियल अभी हमारे ही घर में पड़ा हुआ है, बट 200 रुपए का प्रॉफिट हमने कमा लिया। किससे कमाया? ये प्रॉफिट आपने किससे लिया? आपस में एक दूसरे से ले रहे हो। जब इंडिविजुअली देखते हो तो आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट ए ने 25 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लिया, बी ने 75 का प्रॉफिट अर्न कर लिया, सी ने 100 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लिया। डी बेच देता है तो डी ने 100 रुपीज का प्रॉफिट ले लिया। लेकिन अगर डी नहीं बेच रहा है तो ये 100 का तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। बट ये जो प्रॉफिट्स इन डिपार्टमेंट्स ने रिकॉग्नाइज करे हुए हैं, ये भी एज सच अर्न्ड नहीं है, क्योंकि एज ए होल अगर हम देखेंगे तो साहब अभी 1 भी रुपए का प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ है, क्योंकि चीज अभी हमारे ही पास पड़ी है, अनसोल्ड है, स्टॉक में है, और इस स्टॉक में इतना प्रॉफिट इंक्लूडेड है जो कि अभी तक अनरियलाइज्ड है। प्रॉफिट रियलाइज्ड तब होता है जब हमारा आउटपुट, हमारा प्रोडक्ट मार्केट पे सेल आउट हो जाता है। इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 500 रुपीज का। अब आप देख सकते हैं ये 200 रुपीज का प्रॉफिट इस 500 में इंक्लूडेड है। ये 25, ये 75 और ये 100, ये सारा का सारा प्रॉफिट इस 500 के अंदर इंक्लूडेड है, जो कि अनरियलाइज्ड है। अगर यहीं पे चीज पड़ी होती स्टॉक में तो इसने भी प्रॉफिट नहीं कमाया था, बट इसके 350 रुपीज के स्टॉक में ये 75 का प्रॉफिट भी है और ये 25 रुपीज का भी प्रॉफिट है। तो इन सभी डिपार्टमेंट के पास जितना जितना स्टॉक पड़ा होगा, उस स्टॉक में जो प्रीवियस डिपार्टमेंट्स का जो प्रॉफिट था वो इंक्लूडेड होगा, जो कि अनरियलाइज्ड होता है। और इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। इस स्टॉक रिजर्व का अपन को कैलकुलेशन करना पड़ता है।
क्योंकि जब तक हम इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? चलिए साहब, तो ये डिपार्टमेंट्स करेंगे क्या? फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं हमको इनके लिए, तो जिसके लिए हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। लीजिए साहब, फटाफट से देखिए कैसे इनका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज यहां पे 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ए, बी एंड सी। ओके, से इन सभी डिपार्टमेंट्स के पास अपना ओपनिंग स्टॉक होगा। ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा। इन सभी डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी इंडिविजुअल परचेजेस होंगी, ये क्वेश्चन ने आपको बताया। इनके अपने अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ये बता दिए गए आपको। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स हो सकता है मार्केट में सेल भी करते हों, ये भी आपको बता दिया गया। सेल हो सकता है मार्केट में करें, हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करें। अगर ये दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करते हैं तो वो इंटरनल ट्रांसफर कहलाएगा। मान ले थोड़ी देर के लिए कि ये लोग सेल नहीं करते हैं, अपना सारा का सारा आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, मार्केट में बेचने का काम डिपार्टमेंट सी करता है फॉर एग्जाम्पल। तो डिपार्टमेंट ए ने क्या किया, अपना जो भी आउटपुट था ये उठाया, इसने बी को ट्रांसफर कर दिया। मींस ए का जो आउटपुट था वो बी के लिए एक प्रकार से परचेजेस हो गई। सिमिलरली डिपार्टमेंट बी का जो अपना आउटपुट था वो इसने उठा के सी को ट्रांसफर कर दिया। बी का सारा आउटपुट सी के पास आ जाता है और सी उठा के मार्केट में बेच देता है। और ईयर एंड पे इनके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा, ये भी क्वेश्चन ने आपको बताया। और आपने कैलकुलेट कर लिया डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होके आ गई। लो साहब, और अब आ चुके हैं हम लोग डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब इन डिपार्टमेंट्स के कुछ और भी खर्चे होंगे जिनको आप ओवरहेड्स बोलते हो। इन सन्ड्री एक्सपेंसेस को हम इन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करेंगे। एक्सपेंसेस को किस तरह से इन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना है, ये क्वेश्चन आपको गाइड करेगा, बताएगा। वो कोई रेशियो आपको प्रोवाइड कर सकता है कि जो भी डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो इक्वली एलोकेट कर दीजिए, 2:1:1 के रेशियो में एलोकेट कर दीजिए, सेल्स के रेशियो में एलोकेट कर दीजिए, या कोई और आपको बेसिस प्रोवाइड कर सकता है। जो शीट्स मैंने आपको दी हैं उसमें जो पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं थ्योरेटिकली जो लिखे हुए हैं, इसमें यही लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कैसे एलोकेट किया जाता है, तो इसको आप जब पढ़ेंगे, इसके आंसर में लिखा हुआ है, तो आपको नॉलेज मिल जाएगी किस तरह से इनका एलोकेशन किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे आपने एक्सपेंसेस एलोकेट कर दिए। इन डिपार्टमेंट्स का अपना अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा वो कैलकुलेट होके आ गया। ओके,
और अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और चीज बनानी है। हम लोग को प्रिपेयर करना है यहां पे जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि अभी जो आपने प्रिपेयर किया है वो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट था। यहां से आपको इन डिपार्टमेंट्स का तो नेट प्रॉफिट पता चला है, लेकिन ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाया गया ये अभी कैलकुलेट नहीं हो पाया है। ओवरऑल प्रॉफिट हमको यहां से मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आके हम इन सभी डिपार्टमेंट्स को कंसोलिडेट कर देते हैं आगे। तो जिन इन डिपार्टमेंट्स में जो प्रॉफिट लॉस हुए हैं वो यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट ए बी सी। ये ए का नेट प्रॉफिट आ गया, ये बी का आ गया, ये सी का आ गया, ठीक है। ढेर सारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो इन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट नहीं किए जा सके, विच कुड नॉट बी एलोकेटेड। एलोकेट क्यों नहीं हो सके? क्योंकि हमारे पास हो सकता है कोई सुटेबल बेसिस ना रहा हो, या हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनको एलोकेट कर पाना समथिंग इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे से कुछ इनकम्स हो सकती हैं, से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इनकम आई। अब इस इनकम को मैं कितना कितना इन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करूं, कितनी इनकम किस डिपार्टमेंट में डाल दूं, नो आइडिया। तो छोड़िए, उसको नहीं लिखेंगे यहां पे, यहां लिख लेंगे आके। ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि उन एक्सपेंसेस को हम लोग इन डिपार्टमेंट्स पर कैसे किसी बेसिस पे एलोकेट करना सेंसिबल नहीं है। अब ऐसा कौन सा खर्चा है जो एलोकेट नहीं किया जा सकता है, ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां फिलहाल लिख दे रहा हूं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, कौन से, विच कुड नॉट बी एलोकेटेड अबव। वो एक्सपेंसेस जिनको आप यहां पे एलोकेट नहीं कर पाए थे वो यहां लिख दिए गए, ओके। अब सीए साहब, जो इन डिपार्टमेंट्स के पास क्लोजिंग स्टॉक पड़े हुए हैं, इसमें दूसरे डिपार्टमेंट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, जो कंसेप्ट समझा रहा था कि साहब बी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसमें ए का प्रॉफिट होगा, सी के पास स्टॉक पड़ा है, उसमें बी का भी प्रॉफिट होगा, ए का भी प्रॉफिट होगा, डी के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें सी ने भी प्रॉफिट लिया था, सी से बी ने लिया था, बी से ए ने प्रॉफिट लिया था, तीन तीन डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड है। तो उसको कैलकुलेट करके लेके आएंगे और यहां लिखेंगे आके। तो जो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट करना है, तो डेबिट साइड में लिख दिया गया टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट होगा, वो इधर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ऐसे जब आप ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का भी ट्रीटमेंट कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे, फिर जो निकल के आएगा ये हमारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट ऑफ इंटायर एंटिटी। तो मेन जो यहां पे कैलकुलेशन करना है, जो सीखना है, वो इस स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना सीख जाओगे तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि जो क्लोजिंग है वही तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। अब इस स्टॉक रिजर्व को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। तो जो मेरी शीट्स हैं इसमें आप लोग आ जाएं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 के पास। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 13। सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार ध्यान से पढ़ लें। ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें सब लोग इस क्वेश्चन को। हाँ जी साहब जी, तो पढ़ लिया। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। कॉम्प्लेक्स लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स A, B and C. The following information is provided.
तीनों डिपार्टमेंट्स का अपना अपना ओपनिंग स्टॉक है। कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स डिपार्टमेंट सी के पास है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। हर डिपार्टमेंट अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अपनी कॉस्ट पे करता है। स्टॉक्स ऑफ ए डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू बी एट अ मार्जिन ऑफ 50% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। डिपार्टमेंट ए अपना आउटपुट डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करता है और जो भी उसकी कॉस्ट आती है उसमें 50% प्रॉफिट ऐड करके। स्टॉक्स ऑफ बी डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू सी डिपार्टमेंट एट अ मार्जिन ऑफ 10% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट, और डिपार्टमेंट बी अपना आउटपुट डिपार्टमेंट सी को 10% अबव कॉस्ट ट्रांसफर करता है। अदर एक्सपेंसेस वर, ये कुछ और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, लाइक सैलरीज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड, रेंट था बीच में, एंड डेप्रिशिएशन। कह रहा है कि एलोकेट एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट। लो जी साहब, कह रहा जो भी एक्सपेंसेस हैं डिपार्टमेंटल जीपी रेशियो में एलोकेट कर दीजिए। जो इनका जीपी निकल के आया हो उस रेशियो में इन एक्सपेंसेस को एलोकेट कर दीजिए। ओपनिंग फिगर्स ऑफ रिजर्व्स फॉर अनलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंट स्टॉक्स वर डिपार्टमेंट बी 1000, डिपार्टमेंट सी 2000। करना क्या अपन को, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। लो हिसाब, इस क्वेश्चन को करके आप स्टॉक रिजर्व के कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ जाएंगे। जिसने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, समझ लिया, उसने स्टॉक रिजर्व के कंसेप्ट को समझ लिया। अदरवाइज रटने के लिए तो भाई आप जितने चाहे उतने क्वेश्चंस रट ले, बट एग्जाम का क्वेश्चन आप सही थोड़ा सॉल्व कर पाएंगे। हो क्या रहा है यहां पे, डिपार्टमेंट ए अपना आउटपुट डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर करता है और बी अपना आउटपुट डिपार्टमेंट सी को ट्रांसफर करता है। ये कॉस्ट प्लस 50% पे ट्रांसफर करते हैं और ये कॉस्ट प्लस 10% पे चीजों को ट्रांसफर करते हैं। ये सीन है यहां पे। ठीक है, चलिए साहब, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना शुरू करिए। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आराम से काम करिए। ए बी सी, अगर आप पीछे रह जाए तो वीडियो पॉज करके आप मेरे बराबर आ जाया करिए। ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए सब, 3000, 4000, 6000। 3000, 4000 एंड 6000। फिर कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, हाउ मच, 8000 and 12000, 8000 and 12000। फिर है वेजेस, 5000 and 10,000। क्लोजिंग स्टॉक है, उसके बाद सेल्स दी गई। लो जी साहब, सेल्स लिख लीजिए। सेल करने का काम से डिपार्टमेंट सी का है और वो भी है 34,000। एक दो लाइन छोड़ के लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 4,000, 14,000 एंड 8,000। वही सब, इधर एक लाइन छोड़ के
लाइन खींच लीजिए। हाँ जी साहब जी, आ जाइए वर्किंग नोट्स में। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल ट्रांसफर। क्वेश्चन ने इंटरनल ट्रांसफर की वैल्यू नहीं दी है। हाँ, इतना आपको जरूर बताया है कि डिपार्टमेंट ए अपना आउटपुट कॉस्ट प्लस 50% पे ट्रांसफर करता है और डिपार्टमेंट बी अपना आउटपुट कॉस्ट प्लस 10% पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, लो साहब, डिपार्टमेंट ए, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा आपको। अकाउंट्स को रीड किया करिए, जितना आप अकाउंट्स को रीड करेंगे उतना दिमाग में बैठेगा आपके। डिपार्टमेंट ए के पास 3000 का ओपनिंग स्टॉक था, प्लस 8000 का मटेरियल कंज्यूम हुआ, प्लस 5000 की वेजेस इसने इनकर की। ठीक है, तो टोटल हो गया 11,516,000। इसमें से 4,000 की चीज इसके पास बची हुई है। तो बाबू जी, अगर 16,000 में से 4,000 की चीज बची हुई है तो बाकी 12,000 की चीज कहां गई? 3,000 का स्टॉक था, 8,000 का मटेरियल कंज्यूम हुआ। सर यहां पे एक डाउट आ गया दिमाग में। हाँ भाई, क्या डाउट आ गया? सर अभी ये नहीं समझ में आया कि जब ये मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है तो फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक किस चीज के हैं भाई? मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज्ड नहीं, कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट किया जा चुका है, तब बताया गया मटेरियल कंज्यूम। मतलब कि मान ले हमारे पास 10,000 रुपए का स्टॉक था, 50,000 की चीजें खरीदी और हमारे पास से 8,000 की चीज बची हुई है, तो मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ फिर? 52,000। तो जब यहां पे 52,000 मटेरियल कंज्यूम लिख रहे हैं तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक थोड़े नहीं लिखेंगे। यहां पे 52,000 भी लिखें और 10,000 भी लिखें और 8,000 भी लिखें। 10,000 और 8,000 तो तब लिखेंगे ना जब मटेरियल परचेज यहां लिखा जाए 50,000। तो यहां तो जब मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा जा रहा है? हाँ यार, बात तो सही है आप लोगों की। इस तरफ तो मेरा दिमाग गया ही नहीं। सोचो, कुछ दिमाग चल रहा है? अब अगर उसने मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ साथ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था वो तो ऑलरेडी एडजस्ट करके उसने मटेरियल कंज्यूम्ड आपको पकड़ा दिया। मींस इस मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी एडजस्टेड है मटेरियल कंज्यूम में, उसके बावजूद भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया जा रहा है तो ये फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है। इतने रुपए की चीज ऑलरेडी फिनिश्ड पड़ी हुई थी हमारे पास। इस साल जब चीज हमने बनाई तो इतने का मटेरियल और कंज्यूम कर लिया, इतने की वेजेस इनकर हो गई। तो 3,000 की चीज पहले से बनी हुई थी, 8,000 का मटेरियल हमने इस साल यूज करा, नेट 5,000 की लेबर इनकर की, तो टोटल हमारे पास इस साल 16,000 रुपीज की चीजें हो गई, जिसमें से 4,000 के फिनिश गुड्स बचे हुए रह गए। 12,000 के फिनिश गुड्स हमने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर दिए 50% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट पे। तो इसके ऊपर 50% जोड़ दीजिए, 50% ऑफ 12,000, तो ट्रांसफर प्राइस आ गया
18,000। लो साहब, डिपार्टमेंट ए ने जो इंटरनल ट्रांसफर किया है इसकी वैल्यू आ जाती है 18,000 और 18,000 की चीज बी के पास आ गई। इंटरनल ट्रांसफर, ठीक है। अब आइए बी के पास। बी के पास 4,000 का फिनिश स्टॉक पहले से था। इस साल 12,000 का मटेरियल इसने यूज किया, 10,000 की लेबर प्लस 18,000 का मटेरियल इसके पास दूसरे डिपार्टमेंट से आया, ए से आया। तो कुल मिला के इसके पास कितना हो गया? 16, 26 और 44,000। 44,000 में से 14,000 की चीज बी के पास बची हुई है। मींस इसने 30,000 कॉस्ट की चीज सी को दे दी 10% अबव कॉस्ट। इसने 10% प्रॉफिट लिया और चीज को 33,000 में इसने सी को दे दिया। तो बी ने 33,000 की चीज सी को दे दी। ओके, और सी ने क्या किया? 6,000 की चीज के पास पहले से थी, 33,000 की चीजें सी को बी से मिल गई और इसने 34,000 में आगे बेच दी। इतना इसके पास बच गया, निकल के आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। ए ने कुल मिला के 6,000 का प्रॉफिट लिया था, बी ने 3,000 का और सी में भी 3,000 का प्रॉफिट है। इंटरनल ट्रांसफर समझ में आया आपको? 3 + 8 11, 5 16,000 में से 4,000 बच गया। 16 में से 4 बच गया तो 12,000 कॉस्ट की चीज 50% अबव कॉस्ट बोले तो 18,000 में बी को ट्रांसफर हो गई। बी के पास 4,000 की चीज पहले से थी, 16,000, 26,000, 44,000 का टोटल इसके पास फिनिश प्रोडक्ट था, जिसमें से 14,000 बच गया। तो 30,000 कॉस्ट का फिनिश प्रोडक्ट इसने सी को दे दिया 10% प्रॉफिट पे। सी के पास फिनिश प्रोडक्ट आता है, 6,000 की चीज पहले से थी, 33,000 की चीज और आ गई। टोटल 39,000 में से 8,000 की चीज बच गई। 31,000 कॉस्ट की चीज इसने 34,000 में बेच दी। ये इन सबके अपने अपने प्रॉफिट्स आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लीजिए। ओके, अब ये जितने एक्सपेंसेस दिए हुए, सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, इन एक्सपेंसेस को आपको डिपार्टमेंटल जीपी रेशियो में एलोकेट करना है। चलिए, इन सभी खर्चों को सब लोग ये 6,000 × 3,000 / 3,000 बोले तो 2:1:1 के रेशियो में इन एक्सपेंसेस को सब लोग एलोकेट करें। करिए फटाफट से। हाँ जी बाबू जी, एलोकेट हो गए एक्सपेंसेस। वेरी गुड। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस तो टोटल कितने थी? 369 4 13 316, 8,000, 4,000 एंड 4,000। आप इंडिविजुअली अलग अलग एक्सपेंसेस को एलोकेट करिएगा। और मजे की बात यह है कि ये सभी डिपार्टमेंट्स लॉस में हैं। नेट लॉस 2,000, 1,000 एंड 1,000। और अब हम आ जाते हैं जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में।
डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ABC, ये लॉसेस यहां ट्रांसफर कर दीजिए 2000, 1000 एंड 1000। कोई भी ऐसा एक्सपेंस यहां पे नहीं है जो अनएलोकेटेड हो, सारे एक्सपेंसेस ऊपर एलोकेट हो गए हैं। बस अब काम करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का। इधर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ये गिवन है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बी और सी का। बी का 1000, सी का 2000। क्लोजिंग आपको कैलकुलेट करना है। लो हिसाब, और हम लोग पहुंच चुके हैं स्टॉक रिजर्व के कैलकुलेशन पे। अब सब लोग बहुत ध्यान से, बिल्कुल आंख कान नाक गला सब खोल खाल के बैठेंगे, अच्छे से समझेंगे स्टॉक रिजर्व के कंसेप्ट को। कैलकुलेशन ऑफ, ये अगला वर्किंग नोट आ जाएगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। जी बाबू जी, अब इस स्टॉक रिजर्व को समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। या तो मैं आपको एक फॉर्मूला पकड़ाऊं, उस फॉर्मूले में आप वैल्यू फिट करो, एंटर दबाओ, स्टॉक रिजर्व बाहर, एक तरीका। या आप स्टॉक रिजर्व के कंसेप्ट को समझ लो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके तब आप स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करो। अब आप मुझे बताओ कैसे आप स्टॉक रिजर्व निकालना पसंद करोगे, फॉर्मूले की मदद से या समझ के? मुझे पता था, बहुत शान पत्ती तुम लोग दिखाते हो, बहुत शाने हो। आप कह रहे हो कि सर फॉर्मूला भी बता दीजिए और उसको समझा भी दीजिए, दोनों काम कर दीजिए। हाँ, दोनों हाथ में लड्डू होने चाहिए इनके। चलिए साहब, तो दोनों काम कर देते हैं। अब सब लोगों को ये घूर घूर के देखना पड़ेगा, जितना मैं दिखाऊं उसको जरूर देख के चलिएगा, ठीक है? देखिए, डिपार्टमेंट ए के पास तो कहीं से कोई चीज आती नहीं है। मतलब ये जो स्टॉक है इसके पास, ए के पास, ये सारा का सारा इसका अपना खुद का है। भाई जब तक हमारे पास किसी और डिपार्टमेंट से कोई चीज आएगी नहीं प्रॉफिट ऐड करके, तब तक हमारे पास स्टॉक रिजर्व का कोई सीन ही नहीं बनता है। तो डिपार्टमेंट ए सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, इसे कहीं से कोई चीज नहीं मिलती है। मतलब जितनी चीजें हैं इसकी, ये सब एट कॉस्ट है। ये इसकी कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, इसी में से 4000 की चीज बची हुई है। तो ए के पास तो किसी प्रकार का स्टॉक रिजर्व का कोई सीन नहीं। हाँ, डिपार्टमेंट बी के पास जरूर स्टॉक रिजर्व होगा। तो पहले हम बी की बात करेंगे, ठीक है? इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। लिखो फॉर्मूला, बी का जो स्टॉक है इसमें अप्लाई करेंगे अपन लोग कंटेंट रेशियो। कंटेंट रेशियो किसका? कंटेंट रेशियो बी का। इनटू प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो किसका? प्रॉफिट रेशियो ए का। यह है फॉर्मूला। नहीं समझ में आया ना? फॉर्मूला लिख लिया, अब इसको समझा भी देते हैं।
बी के पास कितने रुपए का स्टॉक है? बी के पास 14,000 का स्टॉक है। ठीक है, ये फिनिश गुड्स का स्टॉक है। इतनी बात समझ में आ रही? अब सीए साहब, आप ए को देखने की जरूरत नहीं, बी को देखिएगा। डिपार्टमेंट बी के पास 4,000 का फिनिश स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था। हाजी साहब था। इस साल 12,000 रुपीज का मटेरियल इसने अपना यूज किया, 10,000 रुपए की लेबर इसने इनकर की, और जो ये मटेरियल और लेबर जो इसने इनकर की है, ये बी से जो सामान आया है उसके ऊपर। बेसिकली यहां पे काम कुछ ऐसा हो रहा है कि ये ए और बी, ये दो डिपार्टमेंट्स मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सी इस चीज को आगे मार्केट में बेचने का काम करता है। आप देख सकते हैं सी के यहां ना तो कुछ मटेरियल यूज में आ रहा है, ना कुछ लेबर लग रही है। मतलब सी के यहां कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का काम ए और बी के पास है। तो ए मटेरियल मार्केट से खरीदता है, बनाता है और चीज को तैयार करके बी को दे देता है। अब जो चीज ए बी को दे रहा है वो ए के एंगल से तो फिनिश्ड है, बट सी के एंगल से वो फिनिश्ड नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो चीज हम बेचते हैं वो अभी अनफिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड है। हां, ए ने उसको अप टू सर्टेन एक्सटेंट फिनिश करके बी को दे दिया। बी क्या करता है? जो चीज बी को ए से मिलती है इसमें फर्दर मटेरियल डालता है, लेबर वगैरह इनकर करता है और उस चीज को फाइनली फिनिश करके सी को दे देता है और सी इस चीज को उठा के मार्केट में बेच देता है। ये प्रोसेस यहां पे चल रहा है। डिपार्टमेंट के हर क्वेश्चन में जब तक आप उस क्वेश्चन के सिस्टम को नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है साहब। ये हर क्वेश्चन को जो आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ के महसूस करेंगे, आपको करना पड़ेगा कि आखिर उस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमको यह समझ में आया कि ए मटेरियल कंज्यूम करता है, लेबर इनकर करता है और जो भी इसकी टोटल कॉस्ट आती है उस पर 50% प्रॉफिट जोड़ के बी को दे देता है। बी ए से आई हुई चीज के ऊपर फर्दर काम करता है, इसकी जो कॉस्ट आती है उस पर 10% प्रॉफिट ऐड करके सी को दे देता है और सी उठा के मार्केट में बेच देता है। तो 4,000 की फिनिश्ड गुड्स बी के पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। इस साल 18,000 रुपीज की चीजें बी को ए से मिली, जिसपे उसने 12,000 का मटेरियल लगाया, 10,000 की लेबर इनकर की। ठीक है। अच्छा सी साहब बताइए कि जो ओपनिंग स्टॉक इसके पास था 4,000 का, क्या ये एंड में बचा हुआ होगा इसके पास? जैसे ए के पास 3,000 का अगर ओपनिंग स्टॉक था एंड 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक, तो ये 3,000 का ओपनिंग स्टॉक अभी भी ए के पास बचा हुआ होगा या ए इस 3,000 को बी को ट्रांसफर कर चुका होगा? मींस क्या ईयर एंड पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का भी मटेरियल बचा हुआ होगा? बी के पास 4,000 की चीज बिगिनिंग में थी, 14,000 की चीज एंड में बची हुई है। तो क्या क्लोजिंग में जो 14,000 का स्टॉक है इसमें ओपनिंग का कुछ एलिमेंट होगा? सी के पास 6,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। क्या ये 6,000 का ओपनिंग स्टॉक अभी भी एंड में हो सकता है इसके पास, या ये 6,000 की चीज सारी की सारी आगे बेच चुका है, जो ईयर एंड पे बचा हुआ है वो आउट ऑफ करेंट ईयर्स प्रोडक्शन है? बी भी 4,000 की चीज को आगे सी को दे चुका है, जो इसके पास बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 14,000, ये आउट ऑफ करेंट ईयर्स प्रोडक्शन है। ए के पास जो 3,000 की चीज बची हुई है ओपनिंग में थी, ये सारी की सारी चीज ए बी को दे चुका है या अभी भी 3,000 की चीज एंड में लिए बैठा होगा? ये क्या हो सकता है? हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ईयर एंड पे हमारे पास क्लोजिंग में, या नहीं हो सकता है? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कैसे कहते कि हां सब है या नहीं है?
बात तो सही है आपकी, कुछ भी हो सकता है। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। अब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होते ना, ऐसे ही होते बिल्कुल बिना अकाउंटिंग के बारे में कुछ जानकारी ना होती, तो आप सही बात बता देते। चलिए लिव दिस कंसेप्ट, ऐसी जनरल सी बात करते हैं। हम सबके घरों में दूध आता है, ठीक है। या तो दूध कोई दूध वाला आता होगा, वो दे के जाता होगा, या हम कहीं जाते होंगे दूध लेने के लिए, गाय भैंस वगैरह का, या वो पैकेट वाला दूध लेके आते होंगे। किसी ना किसी सोर्स से हमारे पास दूध आता होगा घर में, सबके घरों में आता है। छोटे बच्चे हैं तो उनके पीने के लिए आता होगा, या हम खुद से पीते हैं तो हमारे लिए आता होगा, नहीं तो चाय के लिए तो आता ही होगा, ठीक है। हर घर में आता है। हाँ, डिपेंड करता है कि किसके यहाँ कितना आता है, सब कितना किसके यहाँ मिल्क का कंजम्पशन है। मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे घर में डेली से 2 लीटर मिल्क आता है, ठीक। 1 सेकंड जरा। हाँ जी साहब जी, तो सपोज हमारे घर में 2 लीटर दूध आता है डेली, ठीक है। सुबह सुबह दूध आता है, सुबह से मतलब मान के चले करीब 10-11 बजे के आसपास दूध आता है डेली 2 लीटर। अब क्या लगता है कि जो 2 लीटर दूध मेरे घर में आता होगा वो आज शाम तक, रात तक पूरा खर्च हो जाता होगा, या थोड़ा दूध कल की तारीख के लिए बच जाता होगा? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पूरा 2 लीटर दूध आज के आज कंज्यूम हो जाए, हो सकता है इस 2 लीटर दूध में से आधा लीटर दूध बच जाए। नॉर्मली बचता है, नॉर्मली किस लिए बचता है? या तो बचता है या बचाया जाता है। इसलिए क्योंकि कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चाय बननी होगी घर में, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो दूध होना चाहिए ना घर में। तो मान लें हमारे घर में आज दिन भर 1.5 लीटर दूध खर्च हुआ, आधा लीटर बच गया, ठीक है। तो ये आज की तारीख का क्लोजिंग स्टॉक हुआ, आधा लीटर दूध, ओके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ओपनिंग स्टॉक हो गया आधा लीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट डे फिर से 2 लीटर दूध आएगा। अब समझ लीजिए आज की तारीख में हमारे पास सुबह आधा लीटर दूध है ओपनिंग स्टॉक, दिन में 2 लीटर दूध और आया फ्रेश, और आज शाम को, आज सुबह मेरे यहां आधा लीटर दूध था, 2 लीटर दूध और आया आज की तारीख में, और आज शाम को 1 लीटर दूध बचा हुआ है, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, आज जो हमारे पास, हमारे घर में जो 1 लीटर दूध जो बचा हुआ है, आज के डे का जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, इस बात की कितने % पॉसिबिलिटी है कि जो आज सुबह हमारे यहां जो आधा लीटर दूध था वो अभी भी बचा हुआ हो? बताइए। आज सुबह जो आधा लीटर दूध था बिगिनिंग में, ओपनिंग में, और एंड में जो 1 लीटर दूध है, इस बात की कितने % पॉसिबिलिटी है कि आज सुबह वाल का आधा लीटर दूध आज शाम को, रात में भी बचा हुआ हो, और दिन भर जो खर्च हुआ है 1.5 लीटर दूध, वो पूरा का पूरा आज जो खरीद के आया है उसमें से खर्च हुआ है। घर में जो काम करने वाली जो लेडी होगी वो पहले सुबह जो आधा लीटर दूध था उसके पास, उसको पहले खर्च करेगी, या जो आज जो दिन में आया है 2 लीटर दूध, उसको पहले खर्च करेगी। उसको कुछ भी नहीं आता होगा, वो अनपढ़ गंवार भी होगी, किसी भी क्लास में नहीं पढ़ी होगी, तो भी वो लेडी पहले जो सुबह दूध तो जो था, जो कल का खरीदा हुआ था, उसको पहले खर्च करेगी,
और उसके बाद जो आज खरीद के आया होगा उसको खर्च करेगी। मीन्स जो आज रात में हमारे यहाँ जो 1 लीटर दूध बचा हुआ है, इसमें सुबह जो आधा लीटर दूध था वो नहीं होगा। ये जो भी बचा हुआ है वो आज की तारीख में जो दूध आया है उसमें से बचा हुआ है। इसमें कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग कंजम्पशन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट लगाते हैं। जो पहले है वो पहले यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये हुआ सीए साहब कि इस 4000 में ये 3000 नहीं है, ये 3000 की चीज़ आगे ए बढ़ा चुका है। बी के पास जो 14000 का स्टॉक है इसमें ये 4000 नहीं है, ये आगे बढ़ चुका है। इस 8000 में ये 6000 नहीं है, आगे बेचा जा चुका है। मतलब जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है ईयर एंड पे, ये सारा का सारा आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रोडक्शन है। इसमें ओपनिंग स्टॉक का एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करते हुए। इज दिस क्लियर? चलिए साहब, तो बी के पास जो 14000 का स्टॉक है, अब अगली इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये इसमें से है। ठीक है, तो ये 14000 का जो फिनिश गुड्स बी के पास है वो करंट ईयर के प्रोडक्शन में से है। करंट ईयर का क्या स्टेटस था कि करंट ईयर में 18000 की चीजें बी को ए से मिली हैं, 12000 का इसने अपना मटेरियल लगाया है, 10000 की इसने अपनी वेजेस इनकर करी है, तो टोटल हो जाता है ये 40,000 रुपीज। 40,000 में से 14,000 की चीज अभी इसके पास बची हुई है। ये 12,000 बी की अपनी कॉस्ट है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। इस 10,000 में कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ, ये जो 18,000 की चीज जो ए ने बी को दी है, इसमें 6,000 का प्रॉफिट जोड़ा था उसने। 12,000 की कॉस्ट पे 6,000 का प्रॉफिट लेके ए ने बी को दिया था। मतलब इस 18,000 में तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट है जो कि ए ने चार्ज किया था। इस 12,000 और इस 10,000 में कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं, ये तो बी का अपना खुद का खर्चा है। तो सीए साहब मुझे जरा ये बताइए कि ये 14,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये पूरा का पूरा इस 18,000 में से है, या ये 14,000 का स्टॉक इस 22,000 में से है? ये सोचना पड़ेगा साहब, तभी आप इस फॉर्मूले को समझेंगे। अगर ये 14,000 पूरा का पूरा इस 18,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस 18,000 में 6,000 का प्रॉफिट है, तो इस 14,000 में कितना प्रॉफिट? प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर लेंगे भाई। 18,000 में अगर 6,000 का प्रॉफिट होता है, 1/3 प्रॉफिट है, तो इस 14,000 में सेम प्रोपोर्शन से निकाल लेंगे, 1/3 प्रॉफिट निकल आएगा। और अगर ये 14,000 इस 22,000 में से है, तो इसमें एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं है। समझ रहे ना बात को? या ये 14,000 का स्टॉक इस 40,000 में से है, मतलब इस 14,000 में इसका भी कुछ ना कुछ रेशियो है, इसका भी कुछ ना कुछ पोर्शन होगा, इसका भी कुछ ना कुछ पोर्शन होगा। कौन सी लॉजिक ज्यादा सुटेबल है कि ये 14,000 पूरा का पूरा इस 18,000 में से है, तो इस 14,000 में 1/3 प्रॉफिट है। अपन को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो निकालना है, जिसको हम बोल रहे हैं स्टॉक रिजर्व। और अगर ये 14,000 इस 22,000 में से है, भाई इसमें से तो है ही नहीं, ये तो चीज आगे जा चुकी है, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब जो भी कुछ बचा हुआ है वो आउट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन है। तो अगर ये 14,000 इस 18,000 में से है, तो 18,000 में 6,000 का प्रॉफिट, तो 14,000 में कितना प्रॉफिट निकल आएगा स्टॉक रिजर्व। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये 14,000 इसमें से नहीं है, ये इस 22,000 में से है। तो अगर ये 22,000 में से है, तो भाई इस 22,000 में एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी कोई भी प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं, इस पूरे 40,000 में से 14,000 रुपए है ये, तो साहब हमको पता करना पड़ेगा कि इस 14,000 में कितना अमाउंट इस 18,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इस 14,000 में जितना आइटम इस 18,000 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सिर्फ उसमें ही 1/3 प्रॉफिट है जो कि ए ने चार्ज किया था। तो लिखा हुआ है आगे कि इस स्टॉक पे लगाते हैं कंटेंट रेशियो। जब कुछ नहीं कहेगा भाई, बी जो चीज बनाता है, किस चीज को बनाता है, जो ए से मिलता है बी को, बी इसी में मटेरियल डालता है, अपनी लेबर इनकर करता है, चीज बना के तैयार कर देता है, और इसमें से 14,000 की चीज बची हुई है। तो जो 14,000 की चीज इसके पास बची हुई है, उसमें ये 12,000 भी होगा, ये 10,000 भी होगा, और ये 18,000 भी होगा। ठीक है, तो कंटेंट रेशियो मतलब कि क्या, इनपुट फ्रॉम ए डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट्स। अब आप जरा देखिए, इस 14,000 के ऊपर, अब ये 14,000 बचा हुआ है आउट ऑफ दिस 40,000, ये 12, 10, 22 और 18, 40,000 के टोटल इनपुट्स इस साल बी ने यूज करे हैं। बी ने टोटल इनपुट यूज करे 40,000, इसमें कितने इनपुट्स दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, 18,000 के इनपुट्स दूसरे डिपार्टमेंट के हैं। तो अगर 40,000 में से 18,000 की चीजें दूसरे डिपार्टमेंट की हैं, तो यही तो इसके यहां का अपना कंटेंट रेशियो है। कंटेंट का रेशियो कि टोटल कंटेंट्स में कितने कंटेंट्स हम दूसरे डिपार्टमेंट के यूज करते हैं। तो बी टोटल 40,000 के अगर कंटेंट्स यूज करता है चीजों को फिनिश करने में, तो इसमें 18,000 की चीजें दूसरे डिपार्टमेंट की होती हैं। तो अगर 40,000 में 18,000 की चीजें दूसरे डिपार्टमेंट्स की हैं, तो इस 14,000 में से कितनी है, लगाओ जरा, चलाओ कैलकुलेटर, कि अगर 40,000 में से 18,000 की चीजें दूसरे डिपार्टमेंट की हैं, तो 40,000 में से कितनी है, तो 14,000 में कितनी है, 6,300। ये क्या निकल के आएंगे, 6,300 रुपीज की चीजें एक ही हैं। 14,000 पूरा का पूरा ए का नहीं है, और ना ही 14,000 पूरा का पूरा बी का है। इस 14,000 में ए की भी चीजें हैं, अपनी एक से भी आई हुई चीजें हैं, और बी की अपनी चीजें भी हैं। तो अब इस 14,000 में कितनी चीजें ए की हैं, पता चला 63,000 रुपीज की चीजें ए की हैं। अब अगर 63,000 रुपीज की चीजें ए की हैं, तो इसमें प्रॉफिट रेशियो ए का ही तो लगाएंगे, और ए का प्रॉफिट रेशियो है 1/3, बोले तो 2,100 रुपीज। लो जी साहब, तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में 2,100 रुपीज का प्रॉफिट ऐसा है जो कि अनरियलाइज्ड है, जो कि ए ने चार्ज किया था। ये वैसे यहां अलग अलग करने का कोई सेंस नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक रिजर्व एक साथ निकल के आता है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। और अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट सी की। सी के पास आइए। तो जब मैंने बी के स्टॉक पे बी का कंटेंट रेशियो लगाया, तो निकल के आया प्रीवियस डिपार्टमेंट से आई हुई चीज की सेलिंग प्राइस 6,300 इस 18,000 में से बचा हुआ है। इस 18,000 में से 6,300 की चीज इस 14,000 में बची हुई है। तो अगर इस 18,000 में से 6,300 की चीजें अभी बची हुई हैं, तो 18,000 में 1/3 प्रॉफिट था, तो 6,300 में कितना प्रॉफिट, तो 1/3 प्रॉफिट है भाई 2,100 रुपए। अब सी क्या है, ये सी क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सी का स्टॉक इनटू कंटेंट रेशियो। कंटेंट रेशियो किसका, सी का, इनटू प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो बी का।
चलिए साहब, तो सी के पास स्टॉक कितना है? 8,000 रुपीज का। अब बी की बात खत्म हो गई, अब बात चल रही है सी की। ठीक, तो सी के पास स्टॉक है 8,000 रुपए। अगेन 6,000 का जो ओपनिंग स्टॉक था वो तो ये बेच चुका होगा, तो जो 8,000 चीज बची हुई है वो आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रोडक्शन है, और सी तो कुछ प्रोड्यूस करता ही नहीं है। अब सी के यहां कंटेंट का रेशियो क्या है? अगेन इनपुट्स फ्रॉम बी, दैट इज अदर डिपार्टमेंट्स, एंड टोटल इनपुट्स इनटू प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो बी का लेना है, तो कितने के इनपुट्स इस साल सी ने यूज करे हैं? 33,000 के। टोटल इनपुट्स कितने थे? वो भी 33,000 थे। मतलब कि 100% चीजें सी के पास बी की होती हैं। तो सारी की सारी चीजें ये किसकी हैं? ये बी की हैं। अब अगर ये चीज बी की है तो इसे प्रॉफिट रेशियो बी का लगा दो। बी प्रॉफिट रेशियो क्या लेता था? बी प्रॉफिट चार्ज करता था 10% ऑन कॉस्ट। 100 की चीज को 110 में देता था, तो 110 में 10 का अगर प्रॉफिट है तो 8,000 में कितना प्रॉफिट? तो 8,000 इंटू 10/110, 727। लो साहब, सी के स्टॉक में 727 का प्रॉफिट बी का है। समझ में आ रही बात? बट बात अभी खत्म नहीं होती है। सी के पास जो स्टॉक बचा होता है इसमें बी प्रॉफिट चार्ज करता है, और बी जो चीज सी को देता है उसमें ए की भी चीजें होती हैं। ए से चीज बी के पास आती है प्रॉफिट जुड़वा के, बी तैयार करके सी को दे देता है प्रॉफिट जोड़ के। मतलब वहां से 100 की चीज 150 में आती है, 150 के ऊपर हम फिर 10% जोड़ देते हैं, 15 रुपए। 165 में आगे बढ़ाते हैं, तो 165 में 15 का प्रॉफिट तो बी का था। ऐसे समझिए 100 रुपए की चीज ए ने बी को दी 150 रुपए में, 50 रुपए जोड़ के। ठीक, बी क्या करता है? इसी चीज को फर्दर आगे दे देता है 10% जोड़ के। तो 150 पे 10% जोड़ देते हैं तो 165 में आगे चीज जाती है ना। तो 165 सी की कॉस्ट है। इस 165 में 15 का प्रॉफिट तो बी ने चार्ज किया था, बट इस 165 में सिर्फ 15 का ही प्रॉफिट थोड़ा जुड़ा हुआ है। इसमें ए ने जो 50 का प्रॉफिट लिया था वो भी तो जुड़ा हुआ है। मतलब कि मैं क्या करूंगा, जो ये 8,000 का स्टॉक निकल के आया था, ये कंटेंट रेशियो अप्लाई करने के बाद इसमें से ये क्या था? ये बी का स्टॉक था। बी के स्टॉक की सेलिंग प्राइस थी। अब बी के स्टॉक की सेलिंग प्राइस में से अगर बी का प्रॉफिट हटा दें तो आ जाती है बी की कॉस्ट। बी की कॉस्ट। अब इसमें कितनी चीजें ए की हैं? बी जो चीज सी को देता है उसमें बी की भी अपनी होती हैं और ए से भी आई हुई चीजें होती हैं। बी जब चीज सी को देता है तो बी ने जो चीजें सी को दी हैं, तो क्या सारी की सारी चीजें ये बी की अपनी हैं? नहीं, इसमें ए की भी चीज है और इसकी अपनी भी चीज है। तो बी का कंटेंट रेशियो लगा दीजिए इसके ऊपर, यही वाली पोजीशन आ जाएगी, ये वाली। और जब बी का कंटेंट रेशियो आप लगा देंगे तो निकल के आ जाएगी ए की चीज। इसमें जब आप बी का कंटेंट रेशियो लगाएंगे तो ए की चीज निकल के आएगी, और जब ए की चीज निकल के आएगी तो इसमें प्रॉफिट रेशियो ए का लगा दीजिए। तो ये कितना आता है? 7273
इंटू बी का कंटेंट रेशियो क्या है, बी का कंटेंट रेशियो ही लिखा हुआ है 18,000 अपॉन 40,000 और इस पर प्रॉफिट रेशियो लगा दीजिए 1/3 जो कि ए का प्रॉफिट रेशियो है। करो इससे, देखो कितना आता है। तो 7273 इंटू 18 अपॉन 40 3273, तो इससे निकल के आया 3273। जब इसके ऊपर हमने बी का कंटेंट रेशियो लगाया तो निकल गया ये ए की चीज है, ये ए की चीज की सेलिंग प्राइस है। जब ए की चीज की सेलिंग प्राइस है तो ए का प्रॉफिट रेशियो लगा दीजिए 1/3, ये निकल के आया 1091। तो सी के स्टॉक में इतना प्रॉफिट तो वो है जो कि बी ने चार्ज किया था और ये वो प्रॉफिट है जो कि ए ने बी से चार्ज किया था। तो टोटल कितना हो गया 727 प्लस 1091, तो 1818 का टोटल प्रॉफिट है सी के स्टॉक में 1818। तो बोले तो हो गया 3918 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व और आ जाता है ओवरऑल नेट लॉस 4918। सीए साहब इस कैलकुलेशन को जरा इसको ध्यान से समझिएगा, यही है मेन इसकी जड़ स्टॉक रिजर्व की। ध्यान से देखिए, मेरे पास और भी तरीके हैं इस चीज को समझाने के, ध्यान से इसको समझें। हाँ जी बाबूजी, सर ये तो समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, और ये भी थोड़ा सा हल्का ही है, पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी। दूसरे तरीके से इस बात को समझाता हूं। ये ए है, ये बी है, ए, बी और सी, ठीक है। ये दो डिपार्टमेंट्स मिलके कुछ बना के तैयार करते हैं और सी उसको आगे बेचता है, ठीक है। अब क्या बनाते हैं ये लोग दोनों मिलके, अभी बताता हूं क्या बनाते हैं। सर ये क्या है, देखते चलो बस क्या है ये। आपके लिए ड्रामा करना पड़ता है, ठीक है। अब साहब मेरी ड्राइंग ऐसी ही है साहब, थोड़ी सी डिफेक्टिव टाइप की, ठीक है ना, इसी से काम चलाइए। ओए हाँ, अभी सही बन गया है, ठीक है। लो साहब, अब यहां पे हो कुछ ऐसा रहा है कि ये ए, बी और सी तीनों मिलके, खैर मौसम ऐसा नहीं है बट फिर भी मन की आंखों से समझने का प्रयास करिएगा, ये तीनों मिलके लस्सी बना के बेचने का प्रोग्राम करते हैं। क्या कर रहे हैं, लस्सी बेचते हैं, यू नो लस्सी, हाँ जो गर्मी में पीते हैं। अब लस्सी बनाने का काम जो है वो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी ये दोनों मिलकर परफॉर्म करते हैं और सी का काम है इस लस्सी को मार्केट में बेचने का, ठीक है। अब होता क्या है, अब लस्सी बनाने के लिए साहब हमको कई सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें मिल्क भी चाहिए, कर्ड भी चाहिए, शुगर चाहिए
और उसमें चीज़ें हो सकती हैं सब। लस्सी भी थोड़ी कायदे की बनाते हैं, उसमें और कुछ इलायची हो सकता है पड़ रही हो, कुछ काजू पड़ रहा हो, उसमें कुछ मलाई वगैरह डाली जा रही हो, ऐसे कई सारी चीज़ें उसमें पड़ेंगी जाके, ठीक है ना। केसर वगैरह भी डालते हैं, बिल्कुल मलाई मार के लस्सी बनाते हैं अपन। अब होता क्या है, लस्सी बनाने के लिए कर्ड, दही डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को देता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ए मिल्क परचेज करके लेके आता है, बड़े बड़े इसके पास पॉट लगे होते हैं मिट्टी वाले, जिसमें ये उस दही को, उस मिल्क को जमाता है। दही भी खरीद के लेके आता होगा, मिल्क खरीद के लेके आया है, दही खरीद के लेके आया है, ढेर सारे इसके यहाँ लेबर लगे हैं, और बल्क में साहब लस्सी का काम है, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी नहीं अपने यहाँ। तो ये अपने यहाँ क्या करता है, मिल्क खरीद के लेके आता है, दही वगैरह खरीद के लेके आता है, लेबर इनकर करता है और दही जमाता है बड़े बड़े पॉट में। और उसमें से जब दही बन के तैयार हो जाता है तो वह दही डिपार्टमेंट ए बी को ट्रांसफर कर देता है, बट जो इसकी अपनी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट पे 50% प्रॉफिट जोड़ के सप्लाई करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट बी क्या करता है, ये लस्सी बना के तैयार, अभी दही बन के तैयार हुआ है ना, दही जम गया है, दही थोड़ी नहीं हम मार्केट में बेच रहे हैं, हम तो लस्सी बना के बेच रहे हैं ना। डिपार्टमेंट बी क्या करता है, जो दही इसको ए से मिलता है, इस दही से आगे लस्सी बनाने का प्रोग्राम करेगा। तो साहब इस दही में ये मिल्क डालेगा, मिल्क खरीद के लेके आता है ये भी, इसमें चीनी डालेगा, शुगर, काजू डालेगा, केसर डालेगा, बड़ी बड़ी मिक्सी में डाल के इसको चलाएगा, घुमाएगा और लस्सी बना के तैयार कर देगा। ये नो लस्सी इज रेडी, आइस वगैरह सब डालेगा, ठीक है। जब लस्सी बन के तैयार हो जाती है तो इस बनी हुई लस्सी को ये डिपार्टमेंट सी को दे देता है आगे बेचने के लिए, बट प्रॉफिट जोड़ के देता है। जो इसकी कॉस्ट आती है लस्सी की, उसमें ये 10% ऐड करके सी को देता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। यहां दही जमाने का प्रोग्राम होता है, दही डिपार्टमेंट ए बी को देता है, डिपार्टमेंट बी इस दही से लस्सी बनाता है और लस्सी बना के सी को दे देता है। अब इस साल क्या हुआ, हां इसके पास बिगिनिंग में कुछ दही का स्टॉक था, इसके पास बिगिनिंग में कुछ लस्सी का स्टॉक था, इसके पास भी बिगिनिंग में कुछ लस्सी का स्टॉक था। भाई इसके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक अगर है तो किस चीज का स्टॉक होगा, दही का, ये इसका फिनिश गुड्स है। इसका फिनिश प्रोडक्ट क्या है, लस्सी, इसके पास स्टॉक लस्सी का होगा, इसके पास लस्सी का स्टॉक होगा, ये तो कोई काम करता धरता नहीं है। अब इस साल डिपार्टमेंट ए ने 8,000 रुपए का मटेरियल मिल्क वगैरह यूज किया, ठीक, 5,000 रुपए की लेबर लग गई, लो साहब दही जम के तैयार हो गया। कितने रुपए का दही बना, 13,000 का दही बना, ठीक है। अब इस 13,000 के दही में से 4,000 रुपए का दही इसके पास अभी बचा हुआ है। कितने का इसमें से बचा हुआ है स्टॉक, 4,000 रुपए का ए के पास, ठीक है। 8, 5, 13, 3,000 की चीज पहले से थी इसके पास, 8,000 ये और 5,000 ये, 16,000 हो गया। 4,000 की चीज बच गई। अब इसने 12,000 चीज, मतलब 9,000 तो करंट ईयर प्रोडक्शन और 3,000 पुराना, तो 12,000 की चीज इसने इसको दी, तो 12,000 कॉस्ट की चीज इसने 6,000 का प्रॉफिट जोड़ के इसको दे दी। अब जरा मुझे बताइए, ए के पास जो 4,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है, ये स्टॉक है किस चीज का, ये सिर्फ मिल्क का स्टॉक है, किस चीज का स्टॉक है, फिनिश प्रोडक्ट ए का जो है, ए का फिनिश प्रोडक्ट दही का है। क्या इसके मिल्क में कोई प्रॉफिट था, क्या इस लेबर में कोई प्रॉफिट था,
नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं था। इसके पास दही का स्टॉक बचा हुआ है। इसने आगे बी को क्या दिया है? इसने दही दिया है। क्या कॉस्ट पे दिया है? नहीं, इसने 50% प्रॉफिट जोड़ के दिया है। ठीक है, यहां तक समझ आया? मतलब ए के पास जो स्टॉक है इसमें कोई भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। बी के पास इस साल जो पहले से लस्सी बनी रखी थी वो तो इसने आगे भेज दी बेचने के लिए। अब करंट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ, अब जरा करंट ईयर में देखिए प्रोडक्शन की हालत क्या है। इस मिक्सी के जार में बड़ा सा मिक्सर लगा हुआ है, बड़ा सा मिक्सर, घर वाला छोटी मिक्सी नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चल रहा है सब, ये बड़ा सा मिक्सर लगा हुआ है। इस मिक्सर में लस्सी बनाई जाएगी। इसमें डाल दिया गया 18,000 रुपए का क्या? दही। इसमें दही गया। ठीक है, क्या सिर्फ दही से लस्सी बनेगी या इसमें और भी चीजें पड़ेंगी? और भी चीजें पड़ेंगी। इसमें मिल्क भी डाला गया, इसमें शुगर भी डाली गई, इसमें आइस भी डाली गई, इसमें काजू केसर ये सब भी डाला गया। कितने रुपए का डाला गया? 12,000 रुपए का। ठीक है, लेबर भी लग रही है साहब, मिक्सर बड़े बड़े चलाए जा रहे हैं और खर्चे हो रहे हैं। ये सब खर्चा हो गया करीब करीब कितने का? 10,000 रुपए का। ठीक है, ये मटेरियल हो गया, ये लेबर हो गया। लस्सी बन के तैयार। इस लस्सी की टोटल कीमत कितनी आती है? लस्सी की टोटल कीमत आती है 40,000 रुपीज। अब इस 40,000 में से 4,000 की लस्सी पहले से थी, ये 4,000 की लस्सी और इसमें से 14,000 रुपए की लस्सी बच गई है। बाकी इसने 30,000 रुपए की लस्सी इसको दे दी। इसमें से 30,000 रुपए की लस्सी जब आगे दे दी गई 10% प्रॉफिट जोड़ के, तो इसको चीज मिलती है 33,000 में। सीए साहब, इसके पास स्टॉक बचा हुआ था, इसके पास स्टॉक बचा हुआ था 14,000 का। इसके पास 14,000 का जो स्टॉक बचा हुआ है, जरा मुझे बताइए, ये 14,000 का स्टॉक सिर्फ दही का है, सिर्फ मिल्क का है, शुगर का है, आइस का है, या लस्सी का स्टॉक है इसके पास? इसका फिनिश प्रोडक्ट क्या है? इसका फिनिश प्रोडक्ट लस्सी है। तो जो 14,000 का स्टॉक बचा हुआ है ये लस्सी का स्टॉक है। ये दही का स्टॉक था। ठीक है, इसने इसको लस्सी दी, ये और तो कोई काम हम करता नहीं है। इसमें से इसके पास स्टॉक बचा हुआ है, इसके पास स्टॉक बचा हुआ है 8,000 रुपए का, और ये भी हमारे इस क्वेश्चन में लस्सी का स्टॉक है। ठीक है, इसके स्टॉक में प्रॉफिट है और इसके स्टॉक पे प्रॉफिट है। इसके स्टॉक में प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि बी को दही मिलता है प्रॉफिट पे, सी को लस्सी मिलती है यहां से प्रॉफिट पे। ठीक है, जब मैं बी के यहां स्टॉक रिजर्व निकालने की जब बात करता हूं तो मैं पूछता हूं क्या ये 14,000 रुपए सिर्फ दही को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या 14,000 का जो स्टॉक इसके पास है सिर्फ दही का है? आंसर इज नो, ये तो लस्सी का स्टॉक है, फिनिश प्रोडक्ट है। क्या ये 14,000 जो इसने मिल्क, आइस, शुगर वगैरह यूज करी है सिर्फ उस चीज का स्टॉक है ये? आंसर इज नो, ये लस्सी का स्टॉक है। अब अगर ये लस्सी का स्टॉक है तो इसमें दही भी है, इसमें मिल्क भी है, इसमें आइस भी है, इसमें शुगर भी है, इसमें सब कुछ है। अब जो इसमें मिल्क है, आइस है, शुगर है, इसमें तो प्रॉफिट नहीं है, ये तो बी ने खुद से अपना मटेरियल यूज किया। ये
हाँ, जो दही इसके अंदर है उसी में तो प्रॉफिट है। अब इस 14,000 में कितना दही है? अब यार ये भी कॉमन सेंस वाली चीज है भाई। अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं खाने पीने की, उसमें अगर 1 लीटर दूध डालता हूं, आधा किलो चीनी डालता हूं सपोज, तो 1 लीटर दूध में अगर आधा किलो चीनी डाल देता हूं तो 2 लीटर दूध में क्या करूंगा? 1 किलो चीनी डालूंगा। 5 लीटर दूध में 2.5 किलो चीनी डालूंगा। सेम रेशियो में ही तो काम करूंगा। तो साहब टोटल लस्सी बन के तैयार होती है अगर 40,000 की, तो अगर 40,000 में 18,000 रुपए का दही होता है तो 14,000 में कितने रुपए का दही? क्योंकि जो दही है सिर्फ उसी में तो प्रॉफिट है। तो मैं इस 14,000 रुपए में जब कंटेंट रेशियो लगाऊंगा 18/40 का, ये 18,000 का दही पड़ता है 40,000 की लस्सी में। जब 40,000 की लस्सी में 18,000 का दही है तो 14,000 रुपए की लस्सी में कितने रुपए का दही है? तो इससे निकल के आया कि साहब इसमें 6,300 रुपीज दही है। 14,000 में इतना दही है। जब 14,000 में इतना दही है तो दही में ही तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। और दही में प्रॉफिट कितना जुड़ा है? ये 6,300 इस 18,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 1/3 प्रॉफिट है। सर ये 1/3 कहां से निकाल लाते हो? 18,000 में 6,000 प्रॉफिट है, तो 6,000 18,000 का 1/3 ही तो हुआ। तो इसमें 2,100 का प्रॉफिट है। ये 2,100। बी के यहां का खेल समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ? ओके। अब बी की बात खत्म हो गई। अब बात शुरू होती है सी की। अब सी के पास जो स्टॉक बचा हुआ है, अब मैं इसके ऊपर कंटेंट रेशियो लगाऊंगा। सी के यहां का कंटेंट रेशियो क्या है? ये पूरा का पूरा 33,000 की चीज इसने बी से ली है। इसकी अपनी चीज कितनी थी टोटल? ये भी 33,000 थी। तो पता चलेगा जब कंटेंट रेशियो लगाएंगे तो निकल के आएगा कितनी चीजें बी से आई हैं। ये 8,000 रुपए की लस्सी बी से आई है सी के पास। अब 8,000 की लस्सी अगर बी से सी के पास आई है तो बी ने तो प्रॉफिट लिया है ना। बी ने कितना प्रॉफिट लिया सी से? बी ने 10/110 का प्रॉफिट लिया। बोले तो इसने 727 का प्रॉफिट लेके इसने लस्सी दी थी सी को। बी ने सी को 727 रुपीज का प्रॉफिट लेके लस्सी ट्रांसफर की थी। बी ने लस्सी ट्रांसफर की है सी को। और बी ने अगर सी को लस्सी ट्रांसफर की है इतना प्रॉफिट लेके, तो उस लस्सी में दही भी तो है, नहीं है लस्सी में दही? और जो लस्सी में दही है वो दही बी को कहां से मिला? वो मिला ए से। और लस्सी में दही कितना होता है? लस्सी में 18/40 दही होता है। तो 8,000 में से ये इसकी सेलिंग प्राइस थी, इसमें इतना प्रॉफिट था। अब जब मैं 8,000 में से 727 का प्रॉफिट हटा दूंगा तो निकल के आ जाएगी कॉस्ट 7273। तो बी ने 7273 कॉस्ट की लस्सी, बी ने 7273 कॉस्ट की लस्सी 10% प्रॉफिट जोड़ के 727 का प्रॉफिट जोड़ के इसको दी थी। तो 7273 कॉस्ट की लस्सी अगर बीसी को दे रहा है तो लस्सी में दही कितना है? तो 7273 में 18/40 दही होता है। इतने रुपए की लस्सी में इतने रुपए का दही होता है। अब जो इतना दही होता है 3273 रुपीज का दही है इस लस्सी में। उस दही में प्रॉफिट कितना होता है? 1/3 1091 का प्रॉफिट ये है। कुल मिला के प्रॉफिट कितना है? 1818 रुपीज का। आई थिंक समझ में आ रहा है। जरा सा दिमाग लगा लीजिए, सारी चीज अच्छे से बैठ जाएगी। इस चीज को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। यहां पे आके हमारा स्टॉक रिजर्व का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए बनाए गए हैं। इसको एक बार ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को अपने आप से करिए। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए, उसको आप अपने आप से करेंगे, ठीक है ना।
लो एक एग्जाम्पल, मुझे पता है कि अभी पूरी बात आपने समझी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर की जो रटने की जो आदत है ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि जब रटने की ज़रूरत नहीं भी होती है तो भी आप रटना शुरू कर देते हो। लो साहब, फॉर एग्जाम्पल ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनका क्लोजिंग स्टॉक है, कंटेंट रेशियो है और प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड, इसके पास क्लोजिंग स्टॉक 12,000 का, यहाँ 24,000 का, यहाँ पे 30,000 का। कंटेंट रेशियो Y के पास है 1/4, इसके पास है 2/5। बहुत ध्यान से, ध्यान से भैया, ध्यान से। Y के पास 1/4 X की चीजें होती हैं और Z के पास 2/5 चीजें Y की होती हैं। डिपार्टमेंट X के पास सारी चीजें इसकी अपनी होती हैं, Y के पास 1/4 चीजें X की होती हैं। मतलब कि अगर 100 रुपए की चीज अगर यूज करता है Y, तो इसमें 1/4 25 रुपीज की चीज एक ही होती है। सिमिलरली Z के यहां 2/5 चीजें Y की होती हैं, 3/5 इसकी अपनी होती हैं, 2/5 Y की होती हैं। Y क्या 1/4 चीजें X की होती हैं, 3/4 चीजें Y की अपनी होती हैं। प्रॉफिट रेशियो ये लेता है 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट ये लेता है। ये 1/4 ऑन कॉस्ट लेता है। और Z के प्रॉफिट रेशियो की कोई खास जरूरत नहीं है। कह रहा है कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अगर आपने सही आंसर दिया तो इसका मतलब आप स्टॉक रिजर्व के कंसेप्ट को समझ चुके हैं, नहीं तो रटने का अभियान आपका चालू है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। आगे की बातें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ये सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।